उस इलाके में अगर एक भी सिख सिपाही घोड़े पर चढ़कर जाते हुए दिख जाता था तो पूरे गांव में डर फैल जाता था। जमुना और सतलज के बीच के इलाके के अघोषित शासक बन चुके थे, जिनकी सालाना इनकम 36 लाख रुपए के आसपास थी, जब पता चला कि बाज तो उड़ चुका था और मॉनसून से पहले उसके दिल्ली लौटने की कोई संभावना नहीं थी। बंदा और उनके सिपाहियों पर किसी प्रकार की गोली, भाले या तलवार का कोई असर नहीं होता है। जब नदियां बिल्कुल सूख चुकी थीं तो बंदा सिंह जमुना को पार करके सहारनपुर पहुंचे तो लाहौर और दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते, ये तय था। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि पंजाब के अधिकतर हिस्से पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का कब्जा हो चुका था। उनके जीत के अभियान जारी थे। बंदा सिंह बहादुर की इससे पहले की कहानी को जानने के लिए आप उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बंदा बहादुर अब जमुना और सतलज के बीच के इलाके के अघोषित शासक बन चुके थे, जिनकी सालाना इनकम 36 लाख रुपए के आसपास थी। उनका सूर्य लगन राशि में था, मतलब ये कि उनका समय अनुकूल चल रहा था। मुखलिसगढ़ के पुराने किले को सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया था। सरहिंद को जीतने की तारीख से ही उन्होंने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की थी। मुखलिसगढ़ के किले में जाने के बाद बाबा बंदा को पता चला कि मुगल बादशाह बहादुर शाह दक्कन में अपने भाई की बगावत को दबाने के बाद अब राजस्थान की बगावतों से निपटने के लिए राजस्थान जाने के लिए सोच रहा था और मॉनसून से पहले उसके दिल्ली लौटने की कोई संभावना नहीं थी। बंदा ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोची और उत्तर भारत में मुगलों के बचे हुए शासन को ख़त्म करने का फैसला किया। गर्मियों के बीच जब नदियां बिल्कुल सूख चुकी थीं तो बंदा सिंह जमुना को पार करके सहारनपुर पहुंचे। उनके वहां आने से वहां के जो गुर्जर किसान और चरवाहे थे, उन्होंने वहां के नवाबों और ज़मींदारों के खिलाफ खुली बगावत कर दी, जो सदियों से उनका शोषण करते चले आ रहे थे। वहाँ के स्थानीय मुगल ओहदेदार भागकर दिल्ली चले गए और बाकी बचे हुए दरबारी और अमीर परिवार बंदा की फ़ौज के साथ लड़ते हुए मारे गए। सहारनपुर नगर के ऊपर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद पड़ोस के नगरों बेहट और अमेठा पर भी हमला किया गया और मानसून के आते आते गुर्जरों के द्वारा ननौता पर हमला करके उसको ज़मींदोज कर दिया गया। गंगा जमुना दोआब के इलाके में आतंक फैल गया और वहाँ के अमीर बाशिंदे भागकर पूरब की ओर अवध के इलाके में चले गए। अवध का इलाका यानी आजकल का लखनऊ और उससे लगता हुआ जो इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम नवाबों का शासन हुआ करता था और कई लोग भागकर पश्चिम की तरफ पहाड़ों में चले गए, क्योंकि उस इलाके के पश्चिम की तरफ पूरा हिमालय का पहाड़ी इलाका। ऐसा कहा जाता है कि उस इलाके में अगर एक भी सिख सिपाही घोड़े पर चढ़कर जाते हुए दिख जाता था तो पूरे गांव में डर फैल जाता था। मॉनसून आने से पहले पहले ही बंदा सिंह बहादुर ने जमुना को पार करके वापस पंजाब का रुख किया। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में खासकर मॉनसून के सीज़न में जब नदियाँ पूरे उफान पर रहती थीं तो सेना के साथ नदियों को पार करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आज तो जगह जगह पुलों का निर्माण हो चुका है, ये हमें उतना मुश्किल नहीं लगता है। तो पंजाब में जब ये खबर पहुंची कि बंदा वापस पंजाब आ रहे हैं तो मालवा के किसानों में जोश भर गया और उन्होंने राहोन के मुगल फौजदार को हराकर वहाँ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने जलंधर और होशियारपुर को घेर कर वहाँ भी कब्जा कर लिया। यानी कि 1710 पतझड़ के आते आते पूरे जलंधर दोआब पर उनका कब्जा हो चुका था। इन सब लड़ाइयों को सफलतापूर्वक जीतने के बाद बंदा ने पंजाब से लगते हुए पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख किया। सतलज के पार पूरे माझे प्रदेश में बगावत फैल चुकी थी और अब अमृतसर से शुरू होकर उस बड़ी किसान सेना ने उत्तर की तरफ पहाड़ी इलाकों का रुख किया। कलानौर, बटाला और पठानकोट होते हुए सतलुज और रावी के बीच के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया गया। पंजाब आज़ाद किसानों के उस समुद्र की तरह बन गया था जिसके बीच में मुगलों के अधिकार वाले सिर्फ दो छोटे छोटे द्वीप बचे थे। एक तो राजधानी लाहौर और दूसरा अफगानों के कब्जे वाला शहर कसूर। सिख फौज की अग्रिम टुकड़ियों ने मुगल चौकियों को नष्ट करते हुए लाहौर के आसपास के ग्रामीण इलाकों पर हमला कर दिया। दोस्तों उस समय बंदा सिंह बहादुर और उनकी शक्तिशाली किसान सेना का जिक्र और प्रसिद्धि जमुना से रावी और उसके भी आगे तक फैल चुकी थी। किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में जिक्र मिलता है कि अगर उस समय बंदा सिंह ने थोड़ा और साहस और बेहतर युद्ध रणनीति का परिचय दिया होता तो लाहौर और दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते, ये तय था। बंदा सिंह बहादुर के शौर्य और वीरता पर किसी को शक नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद रणनीतिक चूक और सही समय पर फैसला ना कर पाने की गलती उनके पूरे होते सपनों के लिए घातक सिद्ध हुई। इसी दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह ने दक्कन से अपनी वापसी कर ली और वो जहाँ राजस्थान जाने और पहले वहाँ के राजपूतों की बगावत को दबाने के लिए सोच रहा था, उसने अपना वो प्लान चेंज कर दिया और बिना दिल्ली रुके तुरंत पंजाब का रुख किया।
बादशाह ने दिल्ली, अवध और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में मौजूद अपनी सेना को तुरंत कूच करने के लिए आदेश दे दिए और लोगों से सिखों के खिलाफ जिहाद के लिए अपील की। फिरोज खान को इस पूरे अभियान की कमान सौंपी गई। उसने तुरंत आक्रमण कर दिया और अमीनगढ़ में किसानों की सेना को हरा दिया। 1 महीने के भीतर भीतर शाही सेना ने थानेसर, करनाल और शाहबाद पर अपना कब्जा कर लिया और दिसंबर सन 1710 के आते आते मालवा के मैदान में मुगल शासन फिर से काबिज हो गया। बंदा बहादुर ने वापस अपने पहाड़ी किले का रुख किया। मुगल, मेव, पठान, अफगान और राजपूत की संयुक्त सेनाएं उनके पीछे थी। सिख सेना जैसे ही पहाड़ों पर पहुंची, उन्होंने वापस मुड़कर पीछा करती हुई संयुक्त मुगल सेना पर अटैक कर दिया और उनकी अग्रिम टुकड़ियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। दोस्तों, उस समय बंदा के बारे में दुश्मनों में यह अफवाह भी फैली थी कि बंदा और उनके सिपाहियों पर किसी प्रकार की गोली, भाले या तलवार का कोई असर नहीं होता है। आखिरकार मुगल सेना ने मुखलिसगढ़ के किले को घेर लिया, लेकिन बंदा सिंह और उनके कुछ चुनिंदा तलवारबाज शाही घेरे को तोड़ते हुए बाहर निकल गए। अगली सुबह 11 दिसंबर 1710 को मुगलों ने किले पर धावा बोल दिया और वहां पर मौजूद बचे हुए लोगों को पकड़ लिया। उनमें से एक गुलाब सिंह भी थे, जो कद काठी से बंदा जैसे ही दिखते थे और उन्होंने कपड़े भी बंदा जैसे ही पहन रखे थे। उनको बंदा सिंह समझकर पकड़ लिया गया। खूंखार बंदा सिंह बहादुर के पकड़े जाने की खबर से फैली हुई खुशी तब काफूर हो गई जब पता चला कि बाज तो उड़ चुका था। दोस्तों, नाहन के राजा ने बंदा का साथ दिया था और वो उस वक्त किले में मौजूद थे। उनको भी मुगलों ने कैद कर लिया था। बहादुर शाह ने अपनी चिड़ और गुस्सा इन कुछ कैदियों पर निकाला, जिनमें राजा नाहन और बहादुर गुलाब सिंह भी थे, और उन सबको कत्ल करने के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया गया। बंदा सिंह ने किले से निकलने के 15 दिन के अंदर पंजाब को एक बार फिर आज़ाद करवाने के लिए हुक्मनामा भेजा और लोगों को कीरतपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में इकट्ठा होने का आह्वान किया। उन्होंने सबसे पहले छोटी पहाड़ी रियासतों पर कब्जा करने का फैसला किया, जिसमें गुरु महाराज को सताने वाला बिलासपुर का राजा भीमचंद भी था। बूढ़ा हो चुका भीमचंद बंदा का मुकाबला नहीं कर सकता था। बिलासपुर पर कब्जा कर लिया गया। मंडी, कुल्लू और चंबा ने अपनी मर्जी से बंदा के सामने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1711 की बसंत के शुरू होते होते बंदा सिंह पहाड़ों से वापस मैदानी इलाकों में आ गए, जहां उनकी मुगलों के साथ भिड़ंत हुई और मुगल सेना दुर्गतिपूर्ण तरीके से हारी। बंदा सिंह बहादुर ने बहरामपुर, रायपुर और बटाला को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मुगल बादशाह ने फिर से अपनी फौज के साथ बंदा का पीछा किया, जिसके बाद बंदा सिंह ने फिर से पहाड़ियों में चले गए। तब मुगल बादशाह ने अपनी विक्षिप्त मानसिकता का परिचय दिया और सिखों के सामूहिक नरसंहार का हुक्म दिया। निर्दोष महिला और पुरुषों से अपनी खींच का बदला लिया। अगस्त 1711 को बादशाह बहादुर शाह लाहौर पहुंचा और आने वाले अगले 5 महीनों तक उसके दरबारियों ने उसको बंदा और उसकी फौज के ऊपर जीत की झूठी कहानियां सुनाई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बंदा सिंह बहादुर अभी भी आज़ाद थे, निरंकुश थे। ये देखकर मुगल बादशाह अवसादग्रस्त हो गया, यानी डिप्रेशन का शिकार हो गया, और 28 फरवरी 1712 को उसकी मौत हो गई।